Hello everyone, my name is Mini Sethi. I hope you all are staying healthy. Today we are going to talk about Industrial Disputes Act 1947. Section 1 Introduction. Name of this act, Industrial Disputes Act 1947. It applies to whole India. Came into force on 1st April 1947. Main goal of this act to maintain peace between employees and employer and provide mechanism to settle disputes of employees. Key definition include in section 2 appropriate government, include in section 2A. Appropriate government has power to intervene in dispute of industry, and it divided into two parts. Central government for industries like railway, air transport, banking, insurance, mine, oil field, major port, and central public sector undertaking is the central government is appropriate government. And for other industrial dispute including state PSU, state government is appropriate government under this act. Average pay which include in section 2 ट्रिपल ए. ये एवरेज पे क्या है? जो वर्कर्स को उनके काम के बदले में पैसा मिलता है, लेकिन एवरेज पे का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या काम है? जब किसी वर्कर्स को कॉम्पनसेशन मिलता है ना, वो इस बेस पे मिलता है कि उनके एवरेज पे क्या है, इसलिए हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एवरेज पे को इंक्लूड करना होता है. अगर हमें मंथली पे देखनी है तो हम देखेंगे एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ. अगर हमें वीकली पे देखनी है तो हम देखेंगे एवरेज ऑफ लास्ट 4 वीक्स. अगर हमें डेली पे देखनी है तो हम देखेंगे एवरेज ऑफ लास्ट 12 वर्किंग डेज. अवार्ड इन सिंपल टर्म अवार्ड इज फाइनल डिसीजन ऑफ लेबर कोड, लेकिन लीगल लैंग्वेज में हम इसे अवार्ड बोलते हैं. जब भी आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट लेबर कोर्ट में जाता है तो वो कोई फाइनल डिसीजन तो सुनाएगी ना. फाइनल डिसीजन को क्या बोलते हैं? अवार्ड. सो इन विच इंक्लूड फाइनल डिसीजन टेकन बाय लेबर कोड, फाइनल डिसीजन टेकन बाय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, फाइनल डिसीजन टेकन बाय नेशनल ट्रिब्यूनल. कई बार क्या होता है, पार्टीज अपनी मर्जी से किसी थर्ड पर्सन को शामिल करती है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करवाने के लिए, तो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड. इट ऑल्सो इंक्लूड इन दिस अवार्ड. Definition of industry include in section 2J. Industry means any business, trade, undertaking, manufacturer or calling of employer. It includes services, employment or any industrial occupation of workman. Definition of industrial dispute include in section 2K. What do you mean by industrial dispute? Industrial dispute according to this act, any disagreement or differences between employer and employer, differences between employer and workman. It also include differences between workman and workman. It must be related to employment, non-employment or terms of employment or condition of labor. Specific industrial action under Industrial Dispute Act. Terms, section, meaning. Layoff which include in section 2 ट्रिपल के. लेऑफ में क्या होता है? एम्प्लॉयर वर्कर्स को काम देना चाहता है लेकिन वो कई कारणों की वजह से नहीं दे पाता. फॉर एग्जाम्पल, जो एम्प्लॉयर है वर्कर्स को काम नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास शॉर्टेज है कोयल का, पावर का, रॉ मटेरियल का, या फिर ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी. वर्कर्स क्या काम पे आता है और उसका नाम रिकॉर्ड में है भी, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसे काम नहीं दे पाता, उसे बोला जाता है ले ऑफ विच इंक्लूडिंग सेक्शन 2 ट्रिपल के. लॉग आउट विच इंक्लूडिंग सेक्शन 2I. लॉग आउट क्या है? एम्प्लॉयर की एक स्ट्रेटजी होती है. इस स्ट्रेटजी में एम्प्लॉयर क्या करता है? थोड़े टाइम पीरियड के लिए शट डाउन कर लेता है. लेकिन एम्प्लॉयर इस स्ट्रेटजी को क्यों अडॉप्ट करता है? एम्प्लॉयर इस स्ट्रेटजी को इसलिए अडॉप्ट करता है ताकि वो वर्कर्स को सबक सिखा सके, वर्कर्स से अपनी कंडीशन को मनवा सके. जस्ट अपोजिट टू स्ट्राइक. Strike which include in section 2Q. In case of strike, workers stop working. Retrenchment which include in section 200. Retrenchment में क्या होता है? Termination of service by employer for any reason. इसमें एम्प्लॉयर क्या करता है? वर्कर्स की सर्विस को टर्मिनेट कर देता है किसी भी रीजन से. बट इसमें इंक्लूड नहीं है सर्विस टर्मिनेटेड बाय पनिशमेंट, और इसमें उन सर्विस को भी आप इंक्लूड नहीं करते जो टर्मिनेट हो जाती है बाय रिटायरमेंट. क्लोजर विच इंक्लूड इन सेक्शन 2CC. क्लोजर इज अ परमानेंट क्लोजिंग डाउन अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वर्कमैन कौन है? इंक्लूड इन सेक्शन 2S. वर्कमैन में अप्रेंटिस भी इंक्लूड है. सो वर्कर्स वो हैं जो मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल और सुपरवाइजरी काम करते हैं.
who is not workman, people subject to army, navy, air force, police, prisoner officer, people in managerial or administrative role, supervisor earning more than 10,000 rupees are not included in a workman. Chapter 2 include authorities. Work committee. Work committee is internal problem solving mechanism. That means जो वर्क कमेटी होती है वो एक कंपनी के अंदर ही होती है. जिस कंपनी में 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं उन्हें वर्क कमेटी को बनाना पड़ता है. इन दिस कमेटी इंक्लूड इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. और इस कमेटी का काम क्या होता है, जो रोज के झगड़े होते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में उनका निपटारा कराना. सेक्शन 4 कॉन्सिलेशन ऑफिसर. कई बार क्या होता है वर्क प्लेस पे झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देन गवर्नमेंट इंटरवीन. यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करते हैं, कुछ ऑफिसर को अपॉइंट करती है जो वर्क करते हैं नेचुरल थर्ड पार्टी. ये अपनी कोई जजमेंट नहीं देते, ये सिर्फ हेल्प करते हैं ताकि दोनों पार्टीज आपस में बात करें और किसी वॉलंटरी सेटलमेंट पे आ जाए. सेक्शन 5 इंक्लूड बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन. कई बार झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अब झगड़ा इतना बढ़ गया है, इसे सोल्व कराना एक ऑफिसर के बस की बात नहीं है, इसलिए सरकार क्या करती है, ग्रुप बनाती है जिसमें कुछ मेंबर्स इंक्लूड होते हैं. इसमें जितने मेंबर कंपनी की तरफ से होते हैं उतने ही मेंबर लेबर्स की तरफ से भी होते हैं. सेक्शन 6 इंक्लूड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मोटिव ये नहीं होता कि वो झगड़े का निपटारा करवाए. इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मेन मोटिव होता है कि फैक्ट को फाइंड आउट करे, एक जासूस की तरह काम करे, प्रूफ इकट्ठा करे. कई बार सरकार को ये समझ में नहीं आता कि स्ट्राइक का मेन कारण क्या है, लॉग आउट का मेन कारण क्या है. तब सरकार क्या करती है कि इंक्वायरी बिठाती है और उसको ये काम देती है कि तुम सबूत इकट्ठा करो. तो उसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विच इंक्लूडिंग सेक्शन 6. सेक्शन 7 इंक्लूड लेबर कोड. लेबर कोड क्या करते हैं, तो छोटे मोटे झगड़े नहीं होते उनको सुलझाता है. जैसे किसी एक पर्सन को सैलरी टाइम से नहीं मिली या उसको बिना कारण से सस्पेंड कर दिया, तो इसमें कोर्ट ये देखते हैं कि अगर इस पर्सन के साथ इनजस्टिस हुआ है तो उसके साथ जस्टिस करने की कोशिश करता है. सेक्शन 7 इंक्लूड टर्बिनल्स. ये थोड़ा बड़े लेवल के झगड़े देखते हैं जो जिसका असर एक ग्रुप पे पड़ता है. जैसे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली टाइम पे या वेजेस नहीं मिले या कोई कॉन्फ्लिक्ट है आवर ऑफ वर्क को लेके, हॉलीडेज को लेके, बोनस को लेके. जो सेक्शन 7 भी है उसमें इंक्लूड नेशनल ट्रिब्यूनल्स. ये बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्म करता है, मीन्स ऐसे मुद्दों को सॉल्व करता है जिसका असर मल्टीपल स्टेट पे पड़ता है, या फिर कह दो ये ऐसे मुद्दों को सॉल्व करता है जिसका असर पूरे देश पे पड़ता है. मान लीजिए कोई मुद्दा ऐसा उठ गया रेलवेज में या बैंकिंग में जिससे सारा कंट्री इन्फ्लुएंस होगी, तो ऐसे केसेस में इसे बनाया जाता है नेशनल ट्रिब्यूनल्स. चैप्टर 3 सेक्शन 10. कई बार क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, वर्कर्स हैं स्ट्राइक पे बैठे हैं और एम्प्लॉयर ने लॉग आउट कर लिया. अब गवर्नमेंट को तो इंटरवीन करना पड़ेगा. तब गवर्नमेंट क्या करती है, आपको रेफर करती है कि ये स्ट्राइक को बंद करो, ये लॉग आउट को रोको. आपको क्या बोलती है, आप लेबर कोर्ट में जाओ या फिर वो ट्रिब्यूनल बनाती है ताकि आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो सके. सम टाइम योर कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, देन गवर्नमेंट कंपल्सरी रेफर यू लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल. सेक्शन 10A वॉलंटरी आर्बिट्रेशन. कई बार दोनों पार्टीज ये डिसाइड करती हैं कि हमें कोर्ट के चक्कर नहीं काटने, तो वो अपनी मर्जी से एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करती है ताकि हमारे वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करा सके. दिस थर्ड पर्सन एक्ट एज अ नेचुरल थर्ड पार्टी और उसके डिसीजन को मीन्स उसके फाइनल डिसीजन को बोला जाता है आर्बिट्रेशन अवार्ड, और उसके फाइनल डिसीजन को दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है. चैप्टर 4 सेक्शन 11 डिस्क्राइब पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटीज विच आर इंक्लूड इन दिस एक्ट. According to this act, conciliation officer have same power equal to civil court. Means conciliation officer किसी भी इंसान को गवाही के लिए बुला सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकता है या कहीं पे भी जाके इंस्पेक्शन कर सकता है. सेक्शन 11 डिस्क्राइब पावर ऑफ लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स. सेक्शन 12 डिस्क्राइब ड्यूटीज ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर. जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर है उसकी ये ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, जो डिस्प्यूट की मेन जड़, मेन कोज है उसके बारे में जाने, चाहे डिस्प्यूट सेटल हो या फिर ना हो. कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को 14 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजनी होती है. मेन मोटिव कॉन्सिलिएशन ऑफिसर को क्या करना है, दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कराने की कोशिश करनी है. सेक्शन 17 एंड 17A पब्लिकेशन एंड कमर्समेंट.
अब लेबर कोर्ट का या ट्रिब्यूनल्स का जो फाइनल डिसीजन होता है उसे लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं अवार्ड। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, 30 डेज के अंदर अंदर उस अवार्ड को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना है। सेक्शन 18 बाइंडिंग सेटलमेंट। इस सेटलमेंट को किन लोगों को मानना? ऑब्वियसली जो पार्टीज इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं उनको तो मानना ही मानना है। प्लस अगर कोई भी ऐसी सेटलमेंट वर्किंग मींस ड्यूटी के टाइम पे हुई है तो उन लोगों को भी सेटलमेंट को मानना है जो ड्यूटी के टाइम पे तब नहीं थे। प्लस ये सेटलमेंट किसी पुराने मैनेजर के साथ हुई है, जो फिर नया मैनेजर आएगा उसे भी सेटलमेंट को मानना है। सेक्शन 20 कमर्समेंट एंड कंक्लूजन। सरकार जब भी जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर है उसको नोटिस भेजती है कि तुम कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करो, तो उस दिन से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू मानी जाएगी। या फिर सरकार कॉन्फ्लिक्ट को जब भेजती है लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास, तो उस दिन से ये केस शुरू माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। Chapter 5th Strike and Logout Section 22 Special Rules for Public Utilities. As we know, public utilities include government, hospital, water, electricity. The 14 days rule. दैट मीन्स अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो एटलीस्ट 14 डेज पहले आपको अपने एम्प्लॉयर को नोटिस देना होगा। द 6 वीक्स विंडो। अगर आपने नोटिस दे दिया और नोटिस देने के 6 वीक के अंदर आपने स्ट्राइक नहीं की तो आपका नोटिस रद्द हो जाएगा, अब आपको नया नोटिस देना पड़ेगा। द वेटिंग रूम। अगर कॉन्सिलेशन ऑफिसर आपके कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करा रहा है तो उस टाइम में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के 7 दिन बाद आप कर सकते हैं। सेक्शन 23 जनरल प्रोहिबिशंस। दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल बिजनेसेस, ऑल फैक्ट्रीज, नॉट जस्ट ऑन पब्लिक यूटिलिटीज। According to this section, you cannot strike or lock out. आप स्ट्राइक और लॉक आउट नहीं कर सकते अगर आपका जो केस है वो लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चल रहा है। अभी अगर कोई सेटलमेंट पहले हो चुकी है तो आप उसे दोबारा नहीं उठा सकते। दैट मीन्स आपकी सेटलमेंट पहले हो चुकी है, उन पुराने मुद्दों पे आप दोबारा स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो इस टाइम पीरियड पे भी आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। Section 24 what makes a strike illegal? Any strike or lockout which doesn't follow rules which are mentioned in section 22 or 23 will be called illegal strike or illegal lockout. For example, workers ने स्ट्राइक शुरू कर दी लेकिन 14 डेज का नोटिस नहीं दिया तो ये स्ट्राइक क्या होगी? इलीगल। सिमिलर एम्प्लॉयर ने लॉकआउट कर दिया लेकिन लेबर कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो ये लॉकआउट भी क्या माना जाएगा? इलीगल। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया स्ट्राइक या लॉकआउट को बंद करो लेकिन फिर भी आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो तो ये स्ट्राइक और लॉकआउट भी इलीगल माना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्कर्स ने इलीगल स्ट्राइक शुरू कर दी, उसके रिस्पोंड में अगर एम्प्लॉयर ने लॉकआउट किया है तो ये लॉकआउट इलीगल नहीं माना जाएगा। सिमिलर एम्प्लॉयर ने इलीगल लॉकआउट कर लिया है, उसके रिस्पोंड में वर्कर्स ने स्ट्राइक किया तो ये स्ट्राइक इलीगल नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 25 एक्सप्लेन नो मनी फॉर इलीगल स्ट्राइक। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई थिंक यू गॉट इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।